हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से, क्योंकि आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज के कोर्सेज हैं। अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको लेक्चर के एंड में प्रोवाइड करूंगा। पहले हम लोग टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको सिंपल सी चीज बस ये ध्यान में रखनी है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टारगेट किया जा रहा है कि यहां पर 50,000 स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग की जाएगी। किस चीज में ट्रेनिंग दी जाएगी? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडिया जनरेशन और भी काफी सारी चीजों में जो स्कूल टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग करने को लेकर ये एम, इसका हमें इस प्रोग्राम का एम देखने को मिल रहा है। राइट, ऑनलाइन मोड के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे डिजाइन किया गया है इनोवेशन सेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एआईसीटीई जो स्कूल टीचर्स के लिए हैं उनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है सिंपल सा, जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। उमंग एप्लीकेशन की बात हो रही है, आपको ध्यान में रखना है 2017 में उमंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये वन मोबाइल ऐप है, एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है जहां पर काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज, और वो भी अलग अलग मल्टी लैंग्वेज में। राइट, हर प्रकार की, जैसे कि बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, तो वो पूरी चीजें मतलब एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही हम लोग को वेरियस फैसिलिटीज जो है वो इस एक सिंगल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यहां पर आप एप्लीकेशन का फुल फॉर्म बस ध्यान में रखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। राइट, तो ये वाली चीजें कितनी सर्विस है, कितना क्या है, ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में नहीं आती है। बस ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, उमंग ऐप जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब ये लॉन्च हुई थी, उसका फुल फॉर्म क्या है बस। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये टॉपिक कई बार न्यूज में आ चुका है। रीसेंट पास्ट में पिछले एक हफ्ते में भी न्यूज में ये टॉपिक देखने को मिल चुका है। इसकी 36th एग्जीक्यूटिव कमिटी हम लोग को देखने को मिली है, जिसने नए प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए हैं। उत्तराखंड के अंदर 6 नदियां जो हैं उन्हें साफ करने के पर्पस के लिए। राइट, यानी कि उन्हें रेजुवेनेट करने के पर्पस के लिए। जो पॉल्यूटेड नदी हम लोग को 6 नदी देखने को मिल रही है उत्तराखंड के अंदर, कुमाऊं क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत इसे अप्रूव किया गया है।
आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये रजिस्टर की गई थी एज अ सोसाइटी के तौर पर 2011 में, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आम जो है, मतलब जो हमें देखने को मिलती है NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, NGRBA की इम्प्लीमेंटेशन आम के आधार पर जो ये शुरू की गई थी। बट आपको बता दें कि NGRBA जो है, ये बॉडी जो है वो अब डिसॉल्व हो चुकी है। इसकी जगह हम लोग को नेशनल काउंसिल फॉर रेजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसे हम लोग नेशनल गंगा काउंसिल के नाम से जानते हैं, वो अभी हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ये इसके अंडर आती है, नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर आती है। इसकी इंप्लीमेंटेशन आम है, यानी कि ये जो काउंसिल जो भी डायरेक्शंस देती है, जो भी चीज बताती है कि क्या किन किन पॉलिसीज के बारे में बताती है कि कैसे गंगा नदी को क्लीन करना है, क्या क्या चीजें टारगेट्स के तौर पर रखनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो इतनी सी चीज बस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब गाइस इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले जो काम की चीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इसको रिजॉल्व करने से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंटर स्टेट, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, हम दो स्टेट मान लेते हैं। तो इन स्टेट से अगर कोई नदी बहती हुई निकलती है, क्रॉस करती है, और इस नदी के पानी के उपयोग को लेकर या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या इस नदी के पानी के कंट्रोल को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है या कोई भी कंप्लेन सामने आती है, तो पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू जो है वो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करवाने पर काम कर सकती है। या फिर आप ऐसा सिंपल शब्दों में समझने के लिए कह सकते हैं कि पार्लियामेंट एक कानून बनाकर एक ट्राइब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। और वो ट्राइब्यूनल जो है वो सिर्फ वही मामला देखेगा जो मामला पार्लियामेंट उसे सौंपेगी, यानी कि जिन स्टेट्स के बीच में जो मामला चल रहा होगा, उन स्टेट्स के बीच में मामले को रिजॉल्व करने के लिए जो पार्लियामेंट उसे, उस ट्राइब्यूनल को, उस कोर्ट को जो है वो मामला जो है वो सौंपेगी, मैटर सौंपेगी, तो सिर्फ वो उसी को ही रिजॉल्व करेगा, उसके अलावा और कुछ और दूसरा केस नहीं देखेगा। राइट, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे कि दो स्टेट्स हैं, एक्स स्टेट और वाई स्टेट। अब एक नदी के पानी को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया, तो पार्लियामेंट क्या करेगी? एक कानून के थ्रू एक ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर देगी, कोर्ट एस्टैब्लिश कर देगी, और ये कोर्ट सिर्फ इन्हीं दोनों मामलों को देखेगा, इसके अलावा और दूसरे मामलों को नहीं देखेगा। और जैसे ही ये मामला फिनिश होगा, ये कोर्ट भी जो है वो खत्म हो जाएगी। राइट, यानी कि फिनिश हो जाएगी। राइट, और एक और पॉइंट, पार्लियामेंट ने क्लियरली ये चीज मेंशन करी है कि ये जो पावर पार्लियामेंट के पास जो हमें इस प्रकार की देखने को मिल रही है वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, इस पर ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई और दूसरी कोर्ट इस पर इंटरप्शन नहीं करेगी। राइट, किसी भी प्रकार से मतलब पूरा का पूरा ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो पार्लियामेंट, कानून के द्वारा जो बनाई गई पार्लियामेंट की जो कोर्ट होगी उसी का होगा इन मामलों में। कोई और दूसरी कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इस मामले में नहीं कर सकती है, मतलब उनका क्षेत्र अधिकार नहीं होगा किसी और दूसरी न्यायालय का। राइट, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, क्लियर कट अपने दिमाग में ये चीज रखिए। और पार्लियामेंट ने दो कानून यहां पर स्टैब्लिश किए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 की पहले हम लोग बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन आएगा, रिवर बोर्ड्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की जाती हैं। राइट, किस पर्पस के लिए? इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के पर्पस के लिए। यानी कि कोई इंटर स्टेट रिवर है, अब रिवर्स के ऊपर डैम्स वगैरह बनते हैं, अब उस डैम बनने के चलते किसी प्रकार का इशू ना हो, तो इसको भी देखने के लिए रिवर बोर्ड जो है वो बनाए जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ये रिवर बोर्ड्स बना सकती है। रिवर बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड टू एडवाइज देम। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि एक स्टेट है जो कि एक नदी जिस स्टेट के अंदर आ रही है, जो नदी बहुत सारी दूसरी स्टेट से होती हुई गुजरती होगी, लेट सपोज, राइट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि एक हमारे लिए रिवर बोर्ड बना दो जो कि हमें एडवाइस करे, हमें बताए कि हम किसी प्रकार के अगर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं उस रिवर पे, तो उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नेगेटिव आउटकम तो नहीं निकलेगा। राइट, मतलब कि उसका कोई ऐसा परिणाम तो नहीं निकलेगा जिससे कि दूसरी स्टेट्स को नुकसान हो या किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो। तो इसलिए हमें एडवाइस करने के लिए एक बोर्ड आप एस्टैब्लिश कर दो। यहां तक बात क्लियर है? तो ये वाली चीज इस बोर्ड की होती है। बोर्ड का काम क्या है? हमने बोला कि एडवाइस करने का,
स्टेट को, और स्टेट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड को जो है वो स्टैब्लिश करती है। तो ये वाली चीज आप क्लियर रखो। अब इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू बना केसेस को रिजॉल्व कर सकती है, डिस्प्यूट कर सकती है। अब पार्लियामेंट की जहां पर भी बात होती है, हम किसकी बात करते हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट में वो कौन है, सत्ता पर कौन है, यानी कि मेजोरिटी पार्टी किसकी है। ऑब्वियस ही बात है, जो रूलिंग गवर्नमेंट जो हमें देखने को मिलती है उसकी मेजोरिटी पार्टी हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए पार्लियामेंट कहा जाता है, बट एक्चुअल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है, राइट। अब इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है एक एडहॉक ट्राइब्यूनल। व्हाट इज एडहॉक? एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक टेम्पररी ट्राइब्यूनल ये सेटअप कर सकती है, और ट्राइब्यूनल यानी कि कोर्ट, न्यायालय। और जैसे ही इस न्यायालय का काम फिनिश होता है तो ये न्यायालय भी बंद हो जाएगी, भंग हो जाएगी, आप ये कह सकते हो, डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इन रिलेशन टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। तो वही ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, राइट, रिवर के पानी को लेकर, रिवर वैली को लेकर, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है नदी को लेकर, राइट, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है, और एडहॉक ट्राइब्यूनल ये होगा, एडहॉक यानी कि टेम्पररी, राइट। और डिसीजन जो होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा पार्टीज में, यानी कि उसने जो डिसीजन दे दिया उस ट्राइब्यूनल ने, दैट इज फाइनल। ऐसा नहीं है कि उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को आप चैलेंज कर सको सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया है पार्लियामेंट ने कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस कानून पर हस्तक्षेप जो है, किसी प्रकार का इंटरप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई दूसरी कोर्ट करेगी, और किसी भी और दूसरी कोर्ट का क्षेत्र अधिकार ये इस मैनर पर, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशली आर्टिकल 262 पर नहीं होगा किसी और दूसरी कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, राइट। तो ये चीज है। बट हाँ, आपको यह भी पता होगा कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। उस मायने में या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या ये फंडामेंटल राइट है क्या, राइट, क्या ये फंडामेंटल राइट है? और अगर हाँ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर हस्तक्षेप कर सकती है इस मामले पर? तो बताओ जरा, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और दिमाग लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ इस चीज का आंसर, कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी यानी कि साफ पीने के पानी का अधिकार जो है वो सभी के पास है, और क्या ये अधिकार क्या एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? और अगर आता है तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इज बेसिक स्ट्रक्चर, और फंडामेंटल राइट अगर बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर के तहत, क्योंकि रिवर का पानी है तो अब रिवर का पानी लाइवलीहुड, राइट, राइट टू लाइवलीहुड, ये जो हमें देखने को मिलता है, तो ये नदी का पानी जो है ऑब्वियस ही बात है कि वो उसके कारण काफी सारे लोगों के लाइवलीहुड का हनन हो सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं कर सकती, अपने इस चीज को यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, प्रोटेक्टर है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है, और इवन जो सिटीजन्स हैं उनका मतलब उनको प्रॉपर न्याय प्रोवाइड कराने की ये बॉडी हमें देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट, और इसके पास इवन ये भी पावर है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी न्याय प्रोवाइड कराती है, राइट, वेरियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामलों में, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा देखो, मेरा जो उद्देश्य होता है वो आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने का होता है, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने का कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन को आप गलत ना करें। और यही अप्रोच के साथ मैं पॉलिटी भी आपको पढ़ाता हूं, मैं ही पॉलिटी की क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप चाहें तो पॉलिटी की पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर के एंड में, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो बताओ जरा इस चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो नीदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट is to have jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such tribunal under this act। तो वही चीज जो मैंने भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए ये भी ध्यान में रखना कि वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले जो है वो किसके पास जाते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मामला है तो किसके पास जाएगा? मैंने बोला वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मामला है, तो जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है वो उनका स्टेटमेंट हो गया गलत, आंसर हो गया गलत, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सुना करो। वाटर डिस्प्यूट की बात करी मैंने,
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात नहीं करी। तो अब वाटर डिस्प्यूट तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और स्टेट के मामले जो होते हैं, स्टेट के अंदर कोई भी इशू हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको वो तो अपीलेट सिस्टम के थ्रू ही होगा, राइट। किसी का भी पर्सनल इशू है या फिर अथॉरिटीज का इशू है, राइट, तो वाली चीज है। तो आप लोग को पूरे क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। जब तक पूरा क्वेश्चन ना सुनो तो उसका आंसर मत लो। और अगर मैंने क्वेश्चन बोला है वाटर डिस्प्यूट, तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट थोड़ा ना बोला मैंने, सिर्फ वाटर डिस्प्यूट बोला। तो ये देखो, ये मैंने आप लोग को अलर्ट कर दिया है कि वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। बट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर आ जाता है, दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यहां पर आएगा, राइट। ये क्लैरिटी रखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो बिल्कुल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए 360 एंगल में। अब देखो, अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी जान लो। तो सरकार ने इशू किए हैं 2 गैजेट नोटिफिकेशन, राइट, कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स। अब देखो, रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स या रिवर बोर्ड जो हमें देखने को मिल रही है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 गैजेट जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है कि इन दोनों बोर्ड्स के पास क्या पावर होंगी, क्या अथॉरिटी होंगी एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर, कि जो भी प्रोजेक्ट्स गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के ऊपर लिस्ट किए जा रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस प्रकार से ये दोनों बोर्ड्स जो है वो एडमिनिस्टर करेंगी और फिर एडवाइस करेंगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। और आपको बता दें गाइस कि गोदावरी और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स बनाया गया और एक एपेक्स काउंसिल भी बनाया गया, राइट, कि जो कि इन दोनों बोर्ड्स के फंक्शन जो है उसको सुपरवाइज कर सके। और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत बनाया गया, शामिल किया गया। 2 रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूट किए गए। तो ये वाली चीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन जो काम की चीज थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा दिया है, राइट। अब आगे की बात करते हैं, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, तो इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन की पहले बात करेंगे, फिर इन सब चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, कहां पर ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि एडजर्नमेंट मोशन जो है वो कहां पर मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनाइट मैटर, कोई एक मुद्दा होगा अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, राइट, कोई मुद्दा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर होता है, तो उस मुद्दे को सबके सामने यानी कि हाउस के मेंबर के सामने लाने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1, क्यों लाया जाता है, इंपॉर्टेंट कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर जो होता है उसको सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। अब इस पर्टिकुलर एडजर्नमेंट मोशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल होते हैं ऐसे प्रस्ताव में। और अक्सर नॉर्मल तौर पर यही चीज हमें देखने को मिलती है कि सरकार ने ये फलाना मतलब जो स्कीम जो है उनकी ये फेल हो गई, या इस स्कीम से ये नुकसान हो गया, या इस सरकार के एक्शन से ये फलाना नुकसान हो गया। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, निंदा की जाती है। देयरफॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। तो इसीलिए राज्यसभा जो है वो इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती राज्यसभा को, राइट। इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस के तौर पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब ये आती है यानी कि जब इसे पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब जो नॉर्मल बिजनेस जो होता है हाउस का वो इंटरप्ट हो जाता है, राइट। और इसको लाने के लिए 50 मेंबर्स के सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। 50 मेंबर्स अगर हाउस के ये अगर मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए साइन कर दें, तब ये मोशन आ जाता है। तो 50 मेंबर्स एलिजिबिलिटी है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और डिस्कशन जो होगा इस मोशन का, वो कम से कम 2.5 घंटा 2 hours 30 minutes मतलब होना ही चाहिए। मतलब कि द मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours 30 minutes। ऐसा प्रस्ताव लेकर आओ जो कम से कम 2.5 घंटे तो चले, कम से कम, मतलब कि उससे नीचे नहीं मानेंगे हम लोग, 2.5 घंटे से ऊपर ही इसका डिस्कशन होना चाहिए। However, right to move a motion for an adjournment of business of house is subject to the following restriction। अब adjournment motion जब लाया जाता है तो उसमें कुछ restrictions भी लगाए गए। कैसे restrictions हैं? तो इस प्रस्ताव के तहत केवल निश्चित, डेफिनाइट, फैक्चुअल, तथ्यात्मक, अर्जेंट, आवश्यक और सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर ही यहां पर देखे जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि कुछ
पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर हुआ, राइट, बिल्कुल ही जो अर्जेंट नीड का मैटर है, राइट, जिस मैटर की आवश्यकता मतलब एकदम अर्जेंट में सबके सामने उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो ऐसे ही मामले जो है वो सामने आते हैं पार्लियामेंट में, राइट, या फिर एडजर्नमेंट मोशन में ऐसे ही मामले रखे जाते हैं। नॉट कवर मोर देन वन मैटर, सिर्फ एक मैटर ही कवर किया जाएगा, एक एडजर्नमेंट मोशन एक मुद्दे से रिलेटेड ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर, सिर्फ उसी मैटर पर बात करनी है, उसके बाहर नहीं जाना है। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा प्रिविलेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, राइट, मतलब ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है जो कि प्रिविलेजेस वगैरह को वॉलेट करे, राइट, एमपीज के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, तो सेम पार्लियामेंट के सेम सेशन में जो ऑलरेडी पहले कोई मुद्दा डिस्कस हो चुका है तो फिर से एडजर्नमेंट मोशन लाकर उस मुद्दे को डिस्कस नहीं करना है। नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, कोई मामला जो कि कोर्ट में चल रहा हो, न्यायालय में चल रहा हो, उस मामले को नहीं लाना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रेज नहीं करना है जो कि किसी दूसरे और पर्टिकुलर मोशन में उठाया जा सकता है, तो ऐसा कोई मामला जो है वो रेज नहीं करना है, राइट। तो ये हो गई पूरी बात एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड, जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए हमें ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल, इन्होंने संसद के आगामी मानसून सत्र में 3 विवादास्पद कृषि कानून पर सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तो एक पार्टी है जिसने कहा है कि ये एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएगी, वो फार्मर्स का जो इशू हम लोग को देखने को मिला है, राइट, जो 3 बिल्स हम लोग को देखने को मिले हैं कंट्रोवर्शियल बिल्स फार्मर से रिलेटेड, राइट, जिसको हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे अभी लगा दिया है, राइट। इन कृषि कानूनों के कारण बताया जा रहा है कि ये शिरोमणि अकाली दल पहले ही एनडीए गठबंधन से अलग हो चुकी है, तो एनडीए गवर्नमेंट से वॉकआउट कर दिया था इन्होंने इन्हीं 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ से रिलेटेड या फार्म बिल से रिलेटेड। और स्थगन प्रस्ताव, ये जो एडजर्नमेंट मोशन जो हमें देखने को मिल रहा है, इसको स्वीकार किए जाने के लिए इस पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आपको पता है इस 3 पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो आज ही मैगजीन से इन तीनों कानून को जो है वो आप वो कर लो, रिवाइज कर लो, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स जो रेगुलरली सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेरे कहे अनुसार रिवाइज कर लेते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर डेट डाल देना कि किस दिन पर मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, आपकी मैगजीन पर डेट मेंशन होगी, तो जिससे कि दूसरे भी अपने स्टूडेंट हैं उनको पता लग जाए जो नए जुड़े हैं। तो और ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर रिवीजन जो है वो आज के आज ही अपना निपटा लें, राइट। तो बस सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड बस रिवीजन करो, तो इसको लेकर ये एडजर्नमेंट मोशन हम लोग को देखने को मिला था, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में आया था, राइट। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग बात करेंगे पेपर 3 की। किसान सारथी, ये क्या है गाइस, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, किसान को मदद की जा रही है, किसान को डिजिटली ऑनलाइन जो है वो बिल्कुल मतलब उसी समय जिस समय उसको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, जैसे कि अगर उसे कोई बीज वगैरह लगाने हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ उसे प्रॉब्लम जाती हैं, तो वो तुरंत जो है अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज में जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी हमें देखने को मिल रहा है। इवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पर्सनलाइज्ड एडवाइस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी साइंटिस्ट के द्वारा डायरेक्टली इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साइंटिस्ट जो है वो एडवाइस देंगे। तो ये वाला एक प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एक मेमोरेंडम के ऊपर स्टे लगा दिया है, ज्ञापन पर रोक लगा दी है, राइट। मदुराई बेंच जो मद्रास हाई कोर्ट की है, इन्होंने इंटरिम स्टे लगा दिया है कि जो मेमोरेंडम जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो उस पर एक रोक लगा दी है। मेमोरेंडम के अंदर क्या चीज मेंशन थी कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है, वो बाद में जाकर भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं। तो देखो ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कि जीरो से स्टार्ट करने वाला प्रोजेक्ट, मतलब कि एक खाली जमीन है उस पर आप बिल्डिंग बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। बट ऑलरेडी जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है उसका आप उसको रिपेयर कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, राइट। मतलब कि कुल मिलाकर जो जीरो से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड,
और ब्राउन फील्ड का मतलब कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उस पर आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो है वो आवश्यकता होती है। अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, तो आप एक सिंपल शब्दों में ये मानो, एक प्रकार की परमिशन होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब एस्टैब्लिश किया जाता है तो पहले ये एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, राइट। अथॉरिटीज चेक करती हैं कि उस प्रोजेक्ट के कारण आसपास के एरिया में किसी प्रकार का पोल्यूशन तो नहीं होगा, किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं होगा एनवायरमेंट को। फिर चेक करने के बाद फिर उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देती है। बट अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ चेंजेस किया एनवायरमेंटल क्लियरेंस में, और कुछ प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश होने के बाद भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं, जो कि अगेन एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 मैंडेटेड प्रायर क्लियरेंस, मतलब इसने बोला था कि पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एंड कोई भी प्रोविजन नहीं था जो कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस EIA नोटिफिकेशन के तहत ग्रांट करे। तो 2006 में जो नोटिफिकेशन लाया गया था EIA का, तो उसमें कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लो, फिर प्रोजेक्ट अपना करते रहो, राइट। बट बाद में अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए, इसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को शामिल कर दिया, मतलब कि आप प्रोजेक्ट बना लो, चालू कर दो, ऑपरेशन शुरू कर दो, उसके बाद आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेना। तो ये तो बड़ी कहानी खराब हो जाएगी, इसमें करप्शन वगैरह भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब इसमें यही होगा कि वॉयलेटर्स जो है वो बैकडोर से एंट्री कर लेंगे, मतलब कि जो ऑलरेडी एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहा है वो भी पल्यूट करता रहेगा, और जैसे जैसे करके करप्शन करके या फिर अपने खर्चे वगैरह को दिखाकर जो है वो कर लेगा, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो हासिल कर लेगा। तो बाय वे ऑफ द मेमोरेंडम, वॉयलेटर्स ऑफ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन कुड ऑब्टेन क्लियरेंस एंड रेगुलराइज वॉयलेशन। तो वो क्लियरेंस ले सकते हैं और इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकते हैं वॉयलेशन को, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत खतरा है। और एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इज ऑल्सो एलियन टू द एनवायरमेंटल ज्यूरी प्रूडेंस। तो जो एनवायरमेंटल ज्यूरी प्रूडेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि न्याय, जो पर्यावरणीय न्याय जो है, इसके लिए ये इस प्रकार की जो मंजूरी है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट को जो शुरू कर दिया गया उसके बाद क्लियरेंस लेने की जो मंजूरी है, वो इवन पर्यावरणीय न्याय के अंदर आती ही नहीं है, राइट। इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिस पर NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल काम करती है। NGT पर एक सेपरेट बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि बिल्कुल काम की चीज, सटीक चीज जो एग्जाम के लिए आपके काम की है, वो मैंने बनाकर दे दिया है। तो उसके लिए आप हमारा एक जनरल स्टडीज का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर अपडेट करता रहता हूं मैं, जो भी वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूं, या जो भी ये मतलब मटेरियल्स वगैरह भी अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो वहीं पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का भी उल्लंघन कर रहा है। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, राइट, कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमल उसका उपयोग किया जाए, इस चीज को इंश्योर करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मतलब कि नाम से हमारा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, की असेसमेंट करो, राइट, चेक करो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो नहीं कर रहा है, राइट। तो उसको चेक करने के बाद फिर उसे क्लियरेंस दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। पर्पस ये है कि आइडेंटिफाई करना, एग्जामिन करना, एक्सेस करना, इवैल्यूएट करना कि क्या क्या मतलब प्रोबेबल इंपैक्ट हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट के, मतलब कि एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होगा तो क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण आसपास के एनवायरमेंट को डैमेज हो सकता है। तो उसका प्रॉपर आकलन करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इंडिया ने पहली बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स जो है वो 1994 में लेकर आई थी, और एक लीगल फ्रेमवर्क सेटअप किया गया था कि जितनी भी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करती हैं, पल्यूट करती हैं, या फिर जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा रहा है, ये भी चेक किया जाता है कि कहीं ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, राइट। क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन होगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, राइट, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरी चीज को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए ये वाली चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर। और हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, और फिर जाकर उसे क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और 1994 में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो है उसे रिप्लेस कर दिया गया था एक 2006 के मॉडिफाइड वर्जन के साथ। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब इंडिया जो है गाइस वो आत्मनिर्भर बन रही है रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, राइट।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII इन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की है एक कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है और इंडिया कैसे दुनिया की लीडर बन गई है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में, तो इस पर हम लोग बात करें तो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी पूरे दुनिया भर की अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसके मामले में इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और गाइज हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो पेरिस में हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया था, प्लेज लिया था कि 40% हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से होगी। मतलब कि मान के चलो आप कि 2030 तक 40% हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो लेने वाले हैं, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से लेने वाले हैं। मतलब 40% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2030 तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, मेंस में आप उपयोग कर सकते हैं। और 2030 का एक और टारगेट है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें 2030 तक अचीव करनी है। और इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है यूनिवर्सल एक्सेस। हर एक गांव, हर एक जो हैमलेट हमें, मतलब कि गांव का समूह या फिर बेनिफिशियरी जो हमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के तहत जो देखने को मिलते हैं, तो हर एक घर तक हम लोगों ने मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करा दी है सौभाग्य स्कीम के तहत। मतलब कि हम लोगों ने ग्रिड्स वगैरह लगा दिए हैं, दूर दराज के एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है, राइट। और बहुत तेजी से और पूरे दुनिया भर में सबसे तेजी से हम लोगों ने ये काम किया है। तो ये इंडिया के लिए ये एक अचीवमेंट बताई जा रही है। और इंडिया ने 200 गीगावाट अपनी डिमांड जो है वो ऑलरेडी टच कर ली है। इवन कोविड-19 के इफेक्ट के दौरान भी, मतलब कि इसके प्रभाव होने के बावजूद भी हम लोगों ने 200 गीगावाट की मांग को, डिमांड को जो है वो टच कर लिया है। और इंडिया जो है गाइस ये लीडर बन रही है ग्रीन हाइड्रोजन में। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक अगेन रिपीट हो गया, पिछले 1.5 हफ्ते में इस टॉपिक को हम 2 बार देख चुके हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बारे में जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, प्रीवियस अपने नोट से उठाकर, मैगजीन जो आपको प्रोवाइड की गई है, सॉरी हैंडआउट जो अभी आपको मिले होंगे, तो उसमें उठाकर आप देख लो। अच्छा, हैंडआउट की बात हो रही तो एक चीज और बतानी है गाइस, हमारे पीडीएफ मेकर जो है, मतलब पीडीएफ जो बनाते हैं, उनका गुजरात PCS जो है उसका प्रीलिम्स निकला था, तो अभी वो मेंस के लिए बाहर गए हुए हैं। तो परसों और 2-3 दिन तक, यानी कि परसों से 2-3 दिन तक हैंडआउट के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर वाली PDF जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी इसके थ्रू अभी पढ़ाना, 2-3 दिन तक एडजस्ट कर लेना, हैंडआउट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा यार शेयर वेयर कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं और उससे एक डिमोटिवेशन भी होता है कि इतनी मेहनत करता हूं मैं और फिर एकदम व्यूज वगैरह भी घटते जा रहे हैं। और पायरेसी तो लोग करते ही हैं, तो उससे रेवेन्यू वगैरह में भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी यार, फिर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी। अब देखिए, अब आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से चैनल चलता रहे, तो थोड़ा शेयर वगैरह जरूर कर दिया करो यार, बताया करो लोगों को कि अपन करंट अफेयर्स एक अलग तरीके से कवर कराते हैं, जिससे कि पूरी चीज उसमें कवर करते हैं। बताया करो अपने दोस्तों को यार। चलो, और ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें हम लोग जो है वो दुनिया के लीडर बन गए हैं, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अचीवमेंट वाली बात है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम की अब बात करेंगे इस, तो पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम, राइट। तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम थी कि गांव गांव में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराना है, राइट, इस स्कीम के तहत। ये चीज इसकी थी। ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन सभी गांव में होना चाहिए। इंश्योर करना है कि किसानों को और रेगुलर जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर पर्याप्त जो है वो सप्लाई मिले, पावर सप्लाई मिले। इंप्रूव करना सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, राइट। इंप्रूव करना क्वालिटी और रिलायबिलिटी सप्लाई की, मतलब कि सिर्फ खंबे नहीं लगाना है, सिर्फ ग्रिड्स नहीं लगाना है, वहां पर बिजली भी आनी चाहिए, इस चीज को भी इंश्योर करना है। मीटर लगाना है कि जिससे कि लॉसेस वगैरह कम किए जा सकें। और इसकी नोडल एजेंसी हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखने को मिलती है। अब वैसे ही एक सौभाग्य स्कीम है, तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना PM सौभाग्य स्कीम 2017 में ये लॉन्च की गई थी। टारगेट ये रखा गया था कि पूरे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं दिसंबर 2018 तक सभी को जो है वो इलेक्ट्रीफाई करना है, यानी कि सभी जगहों पर सुविधा प्रोवाइड करनी है कि जहां पर हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, राइट। और बाद में जाकर जो है इसके टारगेट को चेंज कर दिया
मार्च 31 2019 कर दिया गया। और विलिंग होम्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि मतलब ये कहा गया कि इच्छुक घरों कि जितने भी लोग हैं जिनको इच्छा है, मतलब कि जो चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लेकर आना, तो उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट, तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली थी। तो ये पीएम सौभाग्य स्कीम और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम, तो इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। अब हबल टेलीस्कोप की मैं डिस्कस करूंगा आपको, हबल टेलीस्कोप के बारे में। पहले ये टॉपिक देख लो आप पूरा हबल टेलीस्कोप का। राइट, इसमें पूरी चीज हबल टेलीस्कोप की सिंपल आपको पता लग जाएगी, जो जो आपके एग्जाम के लिए काम की है। गाइज यहाँ पर हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं। तो जो भी चीजें हबल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में ये रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलकर हबल स्पेस टेलीस्कोप को बनाया है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं नासा का फुल फॉर्म, जिसको भी पता है नासा का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और नासा कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, बताइए जरा, ये दो क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में इसे लॉन्च किया गया था। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर दराज की चीजों को जो है वो देखना, ऑब्जर्व करना। तो जो स्पेस में ये टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड है और दूर दराज की चीजों को देखता ही है, जैसे कि दूर दराज के प्लैनेट्स हुए, स्पेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करता है। राइट, बहुत सारी चीजें ऐसी करता ही है। और बिल्कुल स्पेस में डीप डीप तक जाकर जो है ये देखता है, स्पेस में डीप तक। अब ये कैसे देख पाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैमराज हैं जो कि पूरे के पूरे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जितने भी होते हैं पूरे के पूरे में ये कैप्चर कर सकता है। जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, तो इंफ्रारेड से लेकर पूरे अल्ट्रा वायलेट तक जो है वो जितने भी स्पेक्ट्रम हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेस के अंदर, सबको ये कैप्चर करने की क्षमता रखता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस हबल स्पेस टेलीस्कोप की कि एस्ट्रोनॉट्स खुद यहां पर इस स्पेस में जाकर इसको रिपेयर करते हैं। इसकी जो सर्विसिंग होती है ना, तो ये खुद एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा की जाती है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर उसको ठीक करते हैं। जैसे कि गाड़ियां हम लोग शोरूम में ले जाकर सर्विस करवाते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह, तो इसकी सर्विसिंग वगैरह भी एस्ट्रोनॉट्स खुद जाकर करते हैं। राइट, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारी धरती का हर 95 मिनट में 95 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है। राइट, और इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो काफी सारे अचीवमेंट है, दो तीन इंपॉर्टेंट बस ध्यान में रखो। जैसे कि प्लूटो में मून्स को इसने डिस्कवर किया था, राइट, प्लूटो के मून्स को, और साथ ही साथ ब्लैक होल्स को इसने डिस्कवर किया है। रिसेंट पास्ट में भी कुछ ब्लैक होल्स के बारे में इसने ऑब्जर्वेशन किया था, जानकारी दी थी। और 6 गैलेक्सीज आपस में मर्ज हुई हैं, तो इसकी इसने जानकारी दी। तो सिर्फ इतनी चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पता होनी चाहिए, मोर देन इनफ। तो देखिए नासा ने सक्सेसफुली बैकअप कर लिया है अपने कंप्यूटर को हबल ऑब्जर्वेटरी पर। जो हमें देखने को मिल रहा था पिछले कुछ हफ्तों में इसमें प्रॉब्लम आई थी, तो हमने जून में भी इस टॉपिक को हबल टेलीस्कोप को डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा हो। तो हबल टेलीस्कोप के बारे में आपने ऑलरेडी वो अभी टॉपिक देख ही लिया है। तो जितनी भी चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है वो उसी से ही रिलेटेड मैंने ये वो पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। तो आपके नोट्स में आपको ये पूरी चीज़ जो है वो मिल जाएंगी, हर एक चीज़। राइट, तो जो भी चीज़ आपके काम की है एग्जाम के लिए, तो मैं इसी प्रकार से अब आपको टॉपिक दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, और ऐसा टॉपिक कि जिसमें कि पूरी चीज फ्लो चार्ट के थ्रू की पूरी चीज जो है वो आपकी कवर हो जाए। आप भी बैठकर उससे रिलेटेड नोट्स बनाने, बिल्कुल सिंपल से 2 4 5 6 आपको पॉइंट्स लिखने हैं और उसमें पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। राइट, अब उड़ान स्कीम, इससे रिलेटेड भी टॉपिक बन गया है, तो आप देख लीजिए ये वाला टॉपिक। गाइस बात करेंगे 2016 के उड़ान स्कीम के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम है। इस स्कीम के तहत यहां पर फोकस किया जा रहा है कनेक्टिविटी के ऊपर। तो देखो, उड़े देश का आम नागरिक, नाम से वैसे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि हर एक नागरिक जो है, हमारी सिटीजन, जो हमारी कंट्री का हर एक सिटीजन जो है वो सस्ते रेट में एयर ट्रैवल कर सके, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक सस्ते रेट में पहुंच सके। राइट, तो 10 सालों के लिए ये स्कीम है। ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, एयर कनेक्टिविटी को लेकर ये स्कीम है कि रिमोट एरियाज और रीजनल एरियाज जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि दूर दराज के एरियाज जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं है, तो वहां पर एयरपोर्ट्स बनाए, एयर स्ट्रिप बनाए। राइट, यानी कि वहां पर व्यवस्था करें जिससे कि आसानी से लोग जो है वो वहां तक पहुंच सकें। एयर ट्रैवल को सस्ता करना, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये सस्ता कैसे करेंगे, ये एक क्वेश्चन आएगा। तो सस्ता ऐसे किया जाएगा कि सब्सिडी के थ्रू, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, यानी कि सरकार अपनी जेब से पैसा देगी, सरकार फंड करेगी। अब कौन सी सरकार फंड करेगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही फंड जो है वो इस स्कीम के लिए प्रोवाइड करा रही है। अब सब्सिडी कैसे मिलेगी, तो 50% सीट्स पैसेंजर्स के लिए एज अ सब्सिडी के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, और किए जा ही रहे हैं। ये स्कीम जो है वो 2016 से ही चलती आ रही है। और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी इसके अंदर हम लोग को एक देखने को मिलती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, तो वन टाइम
ग्रांट ऑफर किया जाता है सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। जैसे कहीं पर एयरपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट बना दो, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एयरपोर्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं बट वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है बट फंडिंग की कमी से, पैसों की कमी से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उनको कंप्लीट किया जाए। तो इस प्रकार से जो है वो फंडिंग भी सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का की कंपोनेंट ये उड़ान स्कीम हमें देखने को मिलता है। और उड़ान 4.0 की भी हम लोग बात करें तो 2019 में ये उड़ान 4.0 लाया गया था, राइट। ये चौथा चरण इस स्कीम का हमें देखने को मिल रहा है। इसमें मेनली फोकस नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पर, हिली स्टेट्स पर और आइलैंड पर किया जा रहा है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन्स ऑपरेशन पर भी फोकस किया गया है। तो सिर्फ इतनी सी चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के लिए, बस, राइट, इस स्कीम के से रिलेटेड, उड़ान स्कीम से रिलेटेड। अब आपके लिए एक सिंपल सा बस क्वेश्चन है। अब उड़ान स्कीम आपको पता लग चुका है किससे रिलेटेड है, एरोप्लेन से रिलेटेड, एयर कनेक्टिविटी से रिलेटेड। तो जरा बताओ मुझे थोड़ा सा लॉजिक यूज करके कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर हमें देखने को मिलती है। नीचे कमेंट बॉक्स पर उस मिनिस्ट्री का नाम लिखकर बताओ। तो ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि सरकार ने अनाउंस करी है कुछ नई फ्लाइट्स उड़ान स्कीम के तहत। छोटी सिटीज को मेट्रोस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक नई फ्लाइट जो है वो अनाउंस कर दी है। जो एयरपोर्ट्स जो ज्यादा फंक्शन नहीं होता, जिनका मतलब कि ज्यादा ऑपरेशन यानी कि ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह वहां पर नहीं आती, तो वो फ्लाइट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी एयरपोर्ट्स में हमारी कंट्री के, और अफोर्डेबल फ्लाइट जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो यही उड़ान स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है, एयर कनेक्टिविटी अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करना। केंद्र सरकार प्लान कर रही है कि 100 अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट जो है वो शुरू किए जाएंगे, और एटलीस्ट 1000 एयर रूट्स जो है वो शुरू की जाएंगी, और इस उड़ान स्कीम के तहत उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर अपना फिनिश होता है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करिएगा लेक्चर को। और आपको बता दें गाइस, हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पॉलिटी का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ऐसे काफी सारे कोर्सेज हैं। बट मैं आपको बता दूं कि सभी कोर्सेज में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। मतलब कि आप अगर एक टॉपिक को लेते हैं तो ये मान के चलिए उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपका काम ये होगा टॉपिक को पढ़िए, समझिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम में सेलेक्ट होने के, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो ये आपको इस प्रकार की पूरी, यानी कि आपको ऐसा प्रॉपर मटेरियल भी दिया जाता है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के आपको दिए जाते हैं। बढ़िया आप तैयारी करें, मेहनत आपको करनी है, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको पूरी चीज प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता है, बट मेहनत आपको करनी है। जहां मेहनत करोगे वहां सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पे इस पे आपको फायदा मिल जाता है इन कोर्सेज के थ्रू कि बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन होती है, स्मूथ रहती है, आपको कहीं और कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी चीज आपको यहाँ पर दे दी जाती है। ऐसे ही एनवायरमेंट का कोर्स है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का है, सीसेट का है, हिस्ट्री का कोर्स है, कंप्लीट एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसमें है, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अब से आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको ये पूरी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए मंथली क्वेश्चन, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और बाकी कुछ समस्या आती है कोर्सेज से रिलेटेड तो आप मेरे नंबर 9713282838 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक मेंस का बैच भी है, मेंस के बैच को भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर ही आप उसकी जानकारी मांग लीजिएगा, राइट। व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल अलाउड नहीं है। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करेंगे तो मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। कॉल इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि जब आप मुझे कॉल करेंगे तो उस समय मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, राइट। अगर मैं कॉल अटेंड करूंगा तो कंटेंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो, आपके पास मेरा रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आ ही जाएगा, राइट। चलो फिर अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।